आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेवाती विरासत और मैं हूं आपका होस्ट मजलिस खान। आज की इस बदलावन के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी पहचान केवल एक शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की भावना से जुड़ी हुई है। एक और वो नवोदय विद्यालय में हिंदी के अध्यापक हैं जहां वे विद्यार्थियों को भाषा और साहित्य की बारीकियां सिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर एनसीसी में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम आदरणीय ताहिर जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। सबसे पहले ताहिर जी अपने बचपन, पारिवारिक परिवेश के बारे में बताइए हमें। मैं अगर जैसा कि संक्षेप में बात करूं तो मेरे जो पिताजी हैं जी, बचपन और परिवेश मुझे अच्छा इसलिए मिला कि पिताजी जो है 1981 के बीकॉम रहे हैं। तो बाकी मेरी बचपन की जो शिक्षा है और चाहे हायर एजुकेशन की आप बात करें, संपूर्ण शिक्षा मेरी सरकारी संस्थान से हुई है। जी। तो क्या बचपन से ही आपको अध्यापक या फिर एनसीसी या वर्दी दोनों के प्रति आकर्षण था? अगर आप बात करें तो बचपन से ही मुझे स्कूली अगर शिक्षा की बात करें हम तो उस समय में मेरे जहन में दो तीन बातें चलती थी जी। एक बात शिक्षक की बात तो पहले से ही थी मेरे दिमाग में, इसके अलावा वर्दी और वकालत, तीन चीजें हैं मेरे दिमाग में, जहन में ये तीन बातें चलती थी कि तीनों में से किसी एक में मुझे जाना है, इस एक फील्ड किसी में एक जाना में है। हाँ जाना ही है। जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज अगर स्कूल और कॉलेज के दिनों की हम बात करें तो आपकी रुचियां क्या क्या थी उन दिनों? स्कूल की आप बात करें चाहे कॉलेज की बात करें, खेल के क्षेत्र में अगर बात करें तो क्रिकेट, जी, एक ही गेम में मेरी रुचि थी, इंटरेस्ट था। इसके अलावा किताबें पढ़ना और शायरी सुनना, क्योंकि जब आप एक अच्छा वक्ता तभी बन पाओ जब आप एक अच्छा श्रोता बनोगे। यस, बिल्कुल। अच्छा, आप नवोदय विद्यालय में हिंदी के अध्यापक हैं, तो इस शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, एक बचपन में मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। तो वहीं से मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मुझे शिक्षक बनना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ ही पूरा मुल्क वतन जो है उसकी जो नींव है वो शिक्षक पर आधारित है। बेशक जैसे हम एक मकान की जब हम बात करते हैं, मकान हम बनाते हैं तो उसकी नींव जो है अगर जितनी अच्छी और मजबूत होगी तो भवन भी उतना ही मजबूत बनेगा। तो वैसे ही अगर किसी भी मुल्क की शिक्षा अच्छी रहेगी, शिक्षा अच्छी कब रहेगी? जब अच्छे शिक्षक रहेंगे। जी बिल्कुल। तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट है इसमें। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति आपका लगाव कैसे विकसित हुआ? बचपन से हिंदी विषय में तो मेरी अभिरुचि थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्कूली एजुकेशन के बाद जब मैं कॉलेज में गया और कॉलेज में तकरीबन एमए मैंने कर लिया था, उसके बाद मैंने कोचिंग एक बार ली थी तो अपने अलवर में ही राजस्थान इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर फरमान अली। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर फरमान अली से मैंने बेसिकली ये सीखा कि हिंदी भाषा को पढ़ा कैसे जाए और साहित्य जो है उसका डिवाइडेशन क्या है। इससे पहले रुचि मेरी जरूर थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि कौन सा कवि किस काल का है, उसकी विशेषताएं क्या है। मैं अक्सर कंफ्यूजन में ही रहता था। तो वहां से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट जगा और सीखने को मिला वहां से। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? देखिए, एक शिक्षक की सबसे अच्छी पहचान ये है कि विषय वस्तु पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए, अनुशासित बल्कि स्वयं अनुशासित होना चाहिए। ये दो तीन मूलभूत जो चीजें हैं अगर किसी शिक्षक में है तो बेशक हम उसको एक अच्छा शिक्षक कह सकते हैं। जी। अच्छा, आज के विद्यार्थियों में आप सबसे बड़ी संभावना और सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं? संभावना की अगर हम बात करें आज के दौर में तो संभावना बहुत सारी है जी, करने के पीछे। किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, कितने सोर्सेज हैं, जरूरी नहीं कि आप सरकारी कर्मचारी ही आप बने। कितने ही विद्यार्थी आज के समय में अपनी विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ बनाते हैं, उसके पश्चात वो कोचिंग संस्थानों में कोचिंग देते हैं शिक्षक के रूप में, चाहे प्राइवेट सेक्टर की ही हम बात करें। अगर हम चुनौती की बात करें तो आज के युवा की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो टारगेट फिक्स नहीं करता है, किस दिशा में उसको जाना है, क्योंकि जिस दिशा में आप जाएंगे वही तय करेगा कि आपके आने वाले समय और मुस्तकबिल की दशा क्या होगी। जी बिल्कुल। तो टारगेट फिक्स नहीं है आज के युवा का, वो सेंट्रलाइज नहीं है, केंद्रित नहीं है कि मुझे करना क्या है। सबसे बड़ी चुनौती मैं इसको मानता हूँ। तो यहाँ अगर हम बात करें तो किनका आप दोष देना चाहेंगे या फिर क्या सुधार किए जा सकते हैं इस दिशा में? देखिए, सुधार की हम बात करें तो जब अगर आप एक शिक्षक के रूप में हैं तो आपका एक कर्तव्य सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहता है कि बच्चों को बस सिलेबस करवा दिया फटाफट और हम आगे निकल गए।
आप राष्ट्र निर्माता हैं तो आपका दायित्व ये भी बनता है कि बच्चा असल जिंदगी का मायने सीखे जी। कि जिंदगी जीने का हुनर उसके पास होना चाहिए। तो किताबी तालीम के अलावा हमको जिंदगी में जीवन में कैसे अपना जीवन यापन करना है, असफल होने के पश्चात अपने आप को फिर दोबारा से उसी स्थान पर कायम रखना, फिर से मजबूती से मेहनत करना, जी। प्रेरणा जिसको आप मोटिवेशन कहते हैं, तो बिल्कुल एक शिक्षक सेल्फ मोटिवेट भी होना चाहिए, बच्चों में भी वो यही चीज डाले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी की ये जो यात्रा है आपकी, ये कैसे शुरू हुई? एनसीसी की यात्रा मेरी, क्योंकि आपको मालूम है हमारे यहाँ अलवर जिले की अगर हम बात करें तो स्कूल में तो बहुत कम स्कूल में आपको एनसीसी मिलेगा, कॉलेज में आपको मिलेगा। तो चूंकि कॉलेज में मेरी इच्छा थी मैं एनसीसी में लेना चाहता था, लेकिन जो उसके मापदंड हैं, खासकर हाइट की आप बात करें जी, 170 सेंटीमीटर जो आर्मी में मांगते हैं, तो मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया, तो मुझे यहाँ एनसीसी मिली नहीं। लेकिन मेरे जहन में था जरूर ये कि मैं काश एनसीसी ले पाता। जब मैं नवोदय में शिक्षक बना, वहां पर मैंने जाकर देखा कि उस विद्यालय में एनसीसी संचालित है और उसके एएनओ जो एनसीसी ऑफिसर जो रहते हैं वो भी वहां पर हैं। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उनका ट्रांसफर होता है और उसकी जगह मुझे अपॉइंट किया जाता है केयरटेकर के रूप में। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग हुई और मैं एनसीसी ऑफिसर बन गया। जी। अच्छा, एनसीसी के बारे में थोड़ा सा हम बात करना चाहें अगर, तो आप इसके क्या मापदंड है स्कूल लेवल पे या फिर कॉलेज लेवल पे, क्या क्या इसमें सर्टिफिकेट हैं और इसके क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा एक बताएं। देखिए, एनसीसी में आपको 3 प्रकार के सर्टिफिकेट मिलते हैं, सर्टिफिकेट ए, बी और सी। आमतौर पर ए सर्टिफिकेट स्कूल में ही रहता है, बी सर्टिफिकेट किसी राज्य में स्कूल में भी है, कॉलेज में तो रहता ही है जी। और सी सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा कॉलेज में। तो ए सर्टिफिकेट जो है इसके 2 नंबर, बी के 3 नंबर और सी सर्टिफिकेट को आपको 5 नंबर आपको मिलते हैं। अगर आप आर्मी में आप जाना चाहते हैं तो आपको रिटर्न टेस्ट नहीं देना पड़ेगा एनसीसी की। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको फिजिकल देना है और मेडिकल आपका होता है, और उस बेस पर अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको सिलेक्शन आपको सिपाही के तौर पर आपको मिल जाता है जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम एनसीसी की बात करें तो इन्होंने आपके व्यक्तित्व में क्या क्या बदलाव किए? देखिए, एनसीसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है किसी भी मुल्क किसी भी देश का। तो एनसीसी से 2-3 बातें मोटे तौर पर सीखने को मिलती हैं। समय की पाबंदी, जो कि मुझे पहले से ही थी, लेकिन वहां जाकर थोड़ा और भी मजबूत हुआ। विपरीत परिस्थितियों में आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये आपको वहां सीखने को मिलता है। और डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासित, आत्म अनुशासित जिसे आप कहते हैं, कि सिर्फ अनुशासन नहीं, हम स्वयं पहले अनुशासन में रहें, तब जाकर सामने वाले को बोलें, उसको हम सिखाएं तो उसका प्रभाव कहीं ज्यादा पड़ता है। ये 2-3 चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। अच्छा, इस दौरान सबसे बड़ी कठिन ट्रेनिंग कह लो या फिर चुनौती कौन सी रही आपके लिए? ट्रेनिंग की अगर बात करें एनसीसी की, जो PRCN 182 लास्ट ईयर 2025 में मैंने किया था, फरवरी मार्च में, उस समय 1.5 महीने का था। पहले 3 महीने का होता था, फिर 2 महीने का। कोरोना के बाद इन्होंने क्या है कि बैचेज थोड़ा जल्दी खींचने की वजह से इन्होंने 1.5 महीने का उसको समय सीमा को कर दिया। वो समय वास्तव में एक बड़ा कठिन समय था। हालांकि कठिन समय आपको सिखाता भी है। वहां आपको एकदम 24 घंटे बिजी रखेंगे आप जी। अच्छा, बात करें अगर हम, तो सबसे जब ये आपको ये सम्मान मिला, आपको जब एनसीसी केयरटेकर बनाया गया, जब आपको वर्दी दी गई, डबल स्टार आपको मिले, तो उस समय का जो क्षण था, जो आपकी मनस्थिति थी, मतलब वो कैसी थी? देखिए, जिस दिन आपको वहाँ शपथ लेते हैं, स्टार आपको अंतिम दिन जो होता है PRCN कोर्स के बाद, जब आपको आउट परेड होती है, POP इसको कहते हैं, तो उसके बाद जब आपको स्टार लगाया जाता है तो पूरी 1.5 महीने की थकान आपकी उतर जाती है और एक अलग ही अंदर से गर्व फील होता है। क्योंकि इससे पहले हम केयरटेकर थे और अब हम बन गए ऑफिसर। तो बेशक वर्दी का और एक अलग ही रुतबा रहता है, जिम्मेदारी भी आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस वर्दी हमने पहन ली हम अच्छा दिखने के लिए, वर्दी अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आती है जी। अच्छा, बताइए, शिक्षक और एनसीसी प्रशिक्षक दोनों भूमिकाओं में आपको क्या समानता दिखाई देती है? देखिए, मुझे दोनों में समानता ये दिखाई देती है कि एनसीसी ऑफिसर के रूप में भी आप जब बच्चों को सिखा रहे हैं, चाहे परेड के बारे में, चाहे क्लास आप ले रहे हैं, उनको आप पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तब भी आपको उसमें सीखने को मिलता है। बच्चों को आप सिखाते ही हैं,
एक एनसीसी ऑफिसर भी एक ट्रेनर ही है, और एक शिक्षक जो रहता है, क्योंकि शिक्षक पहले है, एनसीसी ऑफिसर वो बाद में है। तो दोनों में समानता ये है कि आप बच्चों को सिखाते हैं, जी, प्रशिक्षण दोनों में ही दिया जाता है, दोनों में ही आपका काम। अगर आप शिक्षक हैं तब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एनसीसी में है तब फर्क ये हो जाता है कि आप डिफेंस से रिलेटेड आप बच्चों को ज्यादा पढ़ाएंगे, ज्यादा कार्य और गतिविधियां आप करवाएंगे। अच्छा, अगर हम अभी बात करते हैं अनुशासन की, तो क्या अनुशासन सिखाया जा सकता है, फिर उसे स्वयं में विकसित करना पड़ता है? अनुशासन की देखिए, अगर हम बात करें ना, तो अनुशासन अगर हम किसी को सिखाएं तो उसका प्रभाव शायद लंबे समय तक नहीं रहेगा। लंबे समय तक अगर अनुशासन को बनाए रखना है तो आत्म अनुशासित हमें होना पड़ेगा। जैसे कि प्रेरणा के बारे में बात की जाती है कि तो मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट करते हैं, एक इंसान स्वयं से ही सेल्फ मोटिवेट रहता है। तो अंतर है दोनों ही चीजों में। तो आत्म अनुशासित ज्यादा महत्वपूर्ण, लंबे समय तक चलेगा और स्थायी रहेगा। जी। अच्छा, आज के युवाओं में जो नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या आवश्यकता है? देखिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको एक अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा, और एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। सब्र के साथ, पैसेंस के साथ एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो जो नेतृत्व क्षमता है वो इन दोनों के आसपास जाती है। अगर आप श्रोता हैं, अगर आप वक्ता हैं, तो ही आप किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप नेतृत्व कर सकते हैं। बिल्कुल, एक श्रोता बनना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वक्ता बनना हमें लगता है इतना आसान नहीं है। वक्ता हो सकता है कोई भी खड़ा होकर माइक पर 5 मिनट 10 मिनट कोई भाषणबाजी कर लेगा, लेकिन 1 घंटे तक बैठकर सामने वाले को सुनना, वो सब्र के साथ, ये बड़ी चीज है। जबकि हर इंसान से हम कुछ न कुछ सीखते जरूर हैं। जी बिल्कुल। तो इंसान में क्या है कि वक्ता की बात वो ज्यादा करता है बोलने की, श्रोता की उसमें कमी है। जबकि एक अच्छे वक्ता को एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। अच्छा, आप हिंदी साहित्य से जुड़े हैं, तो क्या साहित्य व्यक्ति को बेहतर इंसान बना सकता है? बिल्कुल। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। जिस प्रकार से एक इंसान आईने में ये देख पाता है, आईने के सामने समक्ष खड़ा होकर कि मैं कैसा दिखता हूँ, तो साहित्य भी, चाहे आप वर्तमान की बात करें, भूतकाल की बात करें, आने वाले मुस्तकबिल की बात करें, साहित्य आपको तीनों से रूबरू करवाता है। हाँ, खुद से भी, समाज को भी एक दूसरे से रूबरू करवाता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी प्रिय पुस्तक या लेखक कौन या कवि कौन रहे हैं? अगर आप जैसे कि कवि की बात करें तो एक बाबा नागार्जुन, वो मेरे बेहद ही दिल के करीब हैं। मार्क्सवादी हैं, जिसको हिंदी में प्रगतिवाद के नाम से आप जानते हैं, तो वो मेरे बेहद दिल के करीब है। अगर लेखक की बात करें, लेखक की बात अगर आप करें तो मुंशी प्रेमचंद। हालांकि मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे राइटर हैं, शायद तमाम लोग ज्यादातर हिंदी की जब बात करेंगे आप और मुंशी प्रेमचंद का जिक्र ना हो, ऐसा शायद संभव नहीं है। कोई ऐसी प्रिय पुस्तक आपकी रही हो जो जिससे आपको मोटिवेशन मिला हो, सीखने को मिला हो, साहित्य के प्रति रुचि आपकी बढ़ी हो? देखिए, अगर आप पुस्तक की आप बात करें तो गोदान एक उपन्यास है जो 1936 में प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, और 36 प्रकरण में वो बटा हुआ है, ये इत्तेफाक है। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो गोदान जो लिखा है, वास्तव में जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि शायद मुंशी प्रेमचंद ने उस समय जो लिखा है और आज भी वो चीज समाज में हमको दिखाई देती है। अच्छा, क्या कोई कविता या कोई पंक्ति कविता की जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया हो, आप अगर दर्शकों को कुछ कहना चाहें, सुनाना चाहें? जी, बाबा नागार्जुन की एक बहुत बेहतरीन पंक्ति है, और ये पंक्ति उस समय की है जब 61 का दौर था, 1961 में रानी एलिजाबेथ भारत आती हैं, भव्य स्वागत किया जाता है। तो उस पर बाबा नागार्जुन एक लाइन लिखते हैं कि आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही ये राय जवाहरलाल की। जवाहरलाल यहाँ कोई और नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए था। तो तत्कालीन वहाँ समय जो भाषण सुन रही जनता भड़क जाती है कि आप हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो उसके बाद जो जवाब देते हैं 2 लाइन में नागार्जुन जी कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बदलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हक लाऊं। तो ये 2 पंक्ति मेरे बेहद दिल के करीब थी। जी, मतलब कहने में जो हक की आवाज आपको उठानी चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो, कोई भी शक्ति, कवि है, शायर है, मीडिया, यही तो काम है। जी बिल्कुल। हाँ, समाज की आईना है, दर्पण है, चीजों को दिखाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आज के विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के विद्यार्थियों के लिए देखिए, संदेश 2-3 चीजें हैं। समय की पाबंदी होनी चाहिए, आपका लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए,
प्रेरणा की बजाय मोटिवेशन बस सेल्फ मोटिवेटेड आपको होना चाहिए, होना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन आपको होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपका सेंट्रलाइज की मुझे लक्ष्य क्या है, सिर्फ एक लक्ष्य पर भी नहीं टिकना है, हमको ऑप्शन भी रखना है। अब्राहम लिंकन ने कभी कहा था कि इंसान के पास विकल्प होना चाहिए, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो का जवाब हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि समय और परिस्थितियां कह नहीं सकते, इंसान सिर्फ कोशिश करता है, प्रयास करता है। बिल्कुल। अगर देखिए, अगर किसी विद्यार्थी के पास संसाधन कम हो लेकिन सपने बड़े हों तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, हम बात करें तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके साथ भी ऐसा ही था, सपने बड़े थे, परिस्थितियां विपरीत थी। तो आपकी गरीबी, आपकी विपरीत परिस्थितियां आपको सफल होने से रोक नहीं सकती हैं। हाँ, कुछ समय के लिए आपके कार्य में बाधा उत्पन्न जरूर कर सकती है। जो सफलता शायद आपको 2 साल में मिल जाती, हो सकता है उसके लिए आपको 4 साल, 6 साल, 8 साल आपको संघर्ष करना पड़े। बाकी अगर आपके इरादे मजबूत हैं, कहते हैं जिंदगी में इंसान को इरादे नहीं तरीके बदलने चाहिए, तो जरूर एक दिन वो सफल होता है। जी। अच्छा, सफलता का आपका निजी सूत्र क्या है? सफलता का देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कड़ी मेहनत, सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत, अगर हम एक शब्द में हम बात करें। जी। चलिए, तो हुए हमारे बेसिक सवाल। अगर अब हम बात करते हैं रैपिड फायर राउंड की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत कठिन दौर रहता है। ये आपको एक शब्द में जवाब देना होगा इसमें। पुस्तक या परेड? पुस्तक। अनुशासन अगर या आप चाहें प्रतिभा? तो उसमें आगे पूछ भी सकते हैं कि आपका जवाब आप ये दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। नहीं, उसके बाद हम फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा, तो इसको इन शॉर्ट करेंगे। जैसे कि रैपिड फायर हमारा नाम है इसका, एक शब्द में आपको जवाब देना है। अभी जैसे कि हमने पूछा था कि पुस्तक या परेड, तो आपने पुस्तक को चूज किया। अनुशासन या प्रतिभा? अनुशासन। जी। शिक्षक या विद्यार्थी? विद्यार्थी। कविता या भाषण? कविता। सफलता या संतोष? संतोष। आपका आदर्श? मेरा आदर्श टाइम। जीवन का एक मंत्र? जीवन का एक मंत्र है समय की पाबंदी। तो दोस्तों, अभी इस बातचीत में आपने जाना कि एक शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ाता बल्कि चरित्र भी गढ़ता है। और जब वही शिक्षक NCC जैसी संस्था से जुड़ जाता है तो वो विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र प्रेम की भावना भी विकसित करता है। तो ताहिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, आपका बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, विद्या अनुशासन का संगम एक मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र की नींव है। इसी संदेश के साथ आज के पॉडकास्ट को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं किसी और बड़ी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।